आज की इस संध्या बेला में आप सभी का स्वागत है। श्री राम सेंटर की 4 महीने की इस वीकेंड वर्कशॉप के बाद हम आपके सामने प्रोडक्शन लेकर आए हैं। ये कहानी है सिंगापुर के एक राइटर की जिनका नाम है कुओ पाओ कुन, और इसे एडैप्ट किया है डॉक्टर अभिनव जूनवाल ने। इसका निर्देशन किया है कृपेश जानी जी ने। और इसी के साथ मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं कि भाई साहब, आजकल बहुत सारी जगहों पर बहुत लोग परेशान हैं मोबाइल के कारण। तो कृपया कर अपने अपने दूरभाष, अपने मोबाइल कृपया उसे साइलेंट कर लें या तो स्विच ऑफ कर लें। साइलेंट करने पर भी किसी ना किसी का फ़ोन तो आ ही सकता है, तो मोबाइल देखने से ज़्यादा बेहतर है नाटक देखें। तो जनाब, आप सभी के सामने हम लेकर आ रहे हैं नाटक नो पार्किंग। मेरा मतलब है, क्या आप कार ड्राइव करते हैं या फिर ट्रक, टेर्री, टुक टुक, बैटरी, कुछ भी? मैं करता हूँ, पर भाई साहब आजकल कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि कुछ बेचैनी सी होती है। ट्रैफिक आप समझते हैं ना, बकरियों के झुंड जैसा ट्रैफिक, चारों ओर सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां। पर समस्या ट्रैफिक की नहीं है भाई साहब, मुझे डर लगता है रुकने से। जी हाँ, पार्किंग आप समझते हैं ना, अपनी गाड़ी को यूं ही छोड़ देना जब आप किसी जरूरी या गैर जरूरी काम के लिए गए हैं।
पार्किंग यहाँ पे भी नहीं, पार्किंग वहां पे भी नहीं, ऐसा इन्होंने लिखा होता है अपने साफ शब्दों में। पर फिर भी ना जाने क्यों मैं उलझ जाता हूँ इन्हीं के लिखे इन साफ शब्दों में, और नतीजा पार्किंग गलत जगह पर। सर अरे गाड़ी किसकी है? सर एक सर ये बात तो सुनिए सर। सर गाड़ी सर एक सेकंड सर। और यहाँ आती है बेचैनी की मूल वजह, जुर्माना। मेरा मतलब आप कर भी क्या सकते हैं, जुर्माना हुआ आप पर, भर दे। अरे हाँ भाई भर देंगे, पर समस्या जुर्माना भरने की नहीं है। असल में हम लोग जुर्माना भरने के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें इसके बारे में सोचना ही व्यर्थ लगने लगता है। बल्कि मेरी बेटी ने तो इसके ऊपर एक जिंगलनुमा गीत भी रच दिया है। सुनना चाहेंगे? तो पेश है नाटक मंडली की ओर से एक जिंगलनुमा गीत। मैं जानता हूँ थोड़ा सा अजीब सा था, पर ठीक है, सुर ताल के मामले में इतना बुरा भी नहीं था। बल्कि मैंने तो कई बार अपनी बीवी से कहा है, अजीज सुनती हो क्या बड़ी ले? वो लड़की क्रिएटिव है। हाँ वो तो है। लगता है बड़े होके राइटर बनेगी इनकी तरह, या फिर शायद कॉपीराइटर। अरे होशियार है लड़की। आखिर गई किस पर है? वो तो तुम्ही पे गई हो। मैडम जी मैं यो कह रहा था, ये गाड़ी आपकी है? यो हटानी पड़ेगी, नो पार्किंग में है। पर हाल ही में कुछ हुआ जिसको लेके मैं थोड़ा चिंतित हूँ। वो बात कैसे समझाऊं? अच्छा चलिए, वो कुछ ड्राइविंग से संबंधित है, और हाँ बिल्कुल पार्किंग से संबंधित है, और फाइन दंड जुर्माना से तो है ही, बल्कि मैं तो कहूँगा इसका संबंध पूरी की पूरी एक घटना से है। वहीं से शुरुआत करते हैं।
जी ना, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जाने दो, जेल में जाना पड़ेगा। जाने दो, जाना पड़ेगा। कृपेश सर। ओ तेरी, ये मैं क्या देखता हूँ? फाइन, डन, जुर्माना। जैसे ही मैं अपने दोस्त के घर, जो कि असल में गराज था, से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ गया, तो वहां ठीक ड्राइविंग सीट वाली तरफ खिड़की पर एक अटकाया गया चालान मेरा इंतजार कर रहा था। जी हाँ, वो लोग ऐसा ही करते हैं। उस चालान का कहना था मैंने अपनी गाड़ी को सड़क के छोर के करीब पार्क करने का अपराध किया है, जो कि बेशक दंडनीय है। क्या पापा फिर से? मेरी बेटी जो उस समय मेरे साथ ही थी, असल में मेरी बेटी और मेरे गराज वाले दोस्त का बेटा हमारी तरह काफी अच्छे दोस्त हैं। इस बार क्या गलत हो गया? क्या यहाँ पे कोई पार्किंग लॉट्स है? नहीं है? क्लेवर, यही शब्द सही रहेगा उसके लिए, या फिर अबे, जबकि वो अभी सिर्फ 9 साल की है। सड़क की छोर से 6 मीटर से कम की दूरी में गाड़ी पार्क करने का फाइन? वैसे मैं हमेशा यहीं पार्क करता हूँ, क्योंकि मेरे उस निकम्मे दोस्त का घर सड़क के छोर पर ही है। पर इस बार का दोष मैं किस्मत पर मर सकता हूँ। सत्यानाश! क्या करे? जुर्माना भरे। मेरी बेटी वही गीत दोहराया और हम हंसने लगे। उस गीत से मन को कुछ सुकून सा मिलेगा क्यों नहीं? मेरी 9 साल की बेटी ने जो रचा है। चलो, हमने तय किया कि हम जुर्माना भरेंगे और फिर घर को चलेंगे। शाबाश बेटा, जिससे उन्हें कहीं दूसरा कोई मौका ना मिल जाए एक और बड़ा चालान बनाने का। पर जैसे ही हम जुर्माना भरने के लिए उस एरिया की पार्किंग अथॉरिटी की ओर बढ़े, मेरी बेटी जोर से चिल्लाई, पापा देखो देखो। उसका चिल्लाना इतना तेज और अचानक हुआ कि मैं चौंक सा गया। पापा आपने 6 मीटर कहा था, वो 6 तो दूर 3 मीटर भी नहीं है। अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? एक पल के लिए मैं हक्का बक्का रह गया और जब मुझे समझ आया कि मेरी बेटी मुझसे क्या कह रही है, मुझे चिंता हुई मेरी बेटी की। मेरी बेटी जो कि केवल 9 साल की है, उसने वो देखा जो मैं रोज देखता हूं, पर सिर्फ देखता ही हूं। जाइए पापा, जाइए और लड़िए। ये तो सरासर गलत है। अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं? जाइए और लड़िए। चलो। मैंने उसे एक पल देखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी सी बच्ची, अरे संभालो अपने बच्चे को यार। कि इतनी सी बच्ची और फिर भी इतनी होशियार। शाबाश बेटा, शाबाश। जाइए नहीं, बताइए पापा, जाइए लड़िए। ये तो सरासर गलत है। अगर वो तो हम से नहीं, जाइए उससे जवाब मांगिए। सिर्फ इसके लिए मुझे ही करना पड़ेगा। पर भीतर मेरे मन में गफलतों का बाजार अभी भी गर्म ही था। फिर भी मैं अपनी बेटी की सोच उस पार्किंग हेडक्वार्टर पहुंचा। लड़िए ना पापा, लड़िए। मैं काफी घबराया हुआ था। जानते हैं ना क्यों? क्योंकि वो वहाँ अफसरों को बैठाते हैं ताकि हमारे जैसे लोग वहाँ जाएं और दया की भीख मांगे। वो वहां आपसे आपका अपराध कबूल करवाते हैं, फिर आप उन्हें खुश करते हैं। समझ रहे हैं ना, खुश करना। आप उन्हें पैसे देते हैं, कई बार तो मुंह मांगे, ताकि आपका रिकॉर्ड साफ रहे। आप करते हैं ना चाहते हुए भी, ताकि आप पे कोई कार्रवाई ना हो। पापा पापा लड़िए ना इनसे, बात कीजिए इनसे।
जैसे ही मैं और मेरी बेटी उस अफसर के पास पहुंचे, मैंने बोला हेलो 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 अरे हेलो अरे हेलो हेलो बॉस नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती अरे नहीं जानती यार, संभालो अपने बच्चे को सॉरी यार। सॉरी सॉरी क्या सॉरी समस्या है? ये देखिए हाँ तो गाड़ी वहाँ पार्क करी थी। शायद हाँ 500 रुपए जुर्माना। ओए प्रथम अरे अरे चाय पिला। बस साले चाय पिला के जाएगा क्या? काम कर अपना। डरा दिया। आथो पर जनाब, क्या हर परिस्थिति में वहां गाड़ी पार्क करना गलत माना जाएगा? है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरा मतलब है, क्या हर परिस्थिति में हमेशा वहां गाड़ी पार्क करना गलत माना जाएगा? मतलब सड़क के छोर से 6 मीटर कम की दूरी पर। बिल्कुल। क्या तुम्हें कायदे कानून नहीं पता? फिर आपके खुद के पार्किंग लॉट्स का क्या सर? अभी आते हुए मैंने देखा कुछ गाड़ियां तो ऐसे ही थी, शायद आप ही की अथॉरिटी की रही होंगी, लगभग सड़क के छोर पर ही पार्क की गई थी। कुछ तो 6 मीटर तो दूर 2 मीटर से भी कम की दूरी पर थी। हमने मापा है। क्या बता रही गलत है? मैं बता। ये क्या कर रहे हो? अच्छा तुमने मापा है? आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो खुद जाके माप लीजिए। अरे ये क्या कर रही है? रुको ये आप समझ सकते हो कि भाई साहब इस हरकत को कतई होशियारी नहीं कहा जा सकता। ये चिरकुट सी लड़की किसी सॉरी तो ये समझाए कि उसे क्या करना है, और वो भी तब जब आपको उसकी सहानुभूति की जरूरत है। समझ ऐसे नहीं करते बेटा, सॉरी बोलो। नहीं सॉरी बोलो, चाल काट देंगे हमारे। सॉरी। मैंने पूरी शालीनता बरतने का प्रयास किया, पर असल में मैं ये कहना चाहता था कि जनाब, अगर अथॉरिटीज अपनी गाड़ियां कहीं भी और कैसे भी पार्क कर सकती हैं, तो मेरे माथे पे क्या उल्लू लिखा है कि मैं उनकी पार्किंग से जायज स्थान पे भी अपनी गाड़ी पार्क करने का फाइन भरूं? मैं कुछ आत्मविश्वासी सा हो गया। मुझे लगा इस बार तो बाजी मेरी है। अभी ऑफिसर क्या ही कह सकता है? वो ये नहीं कह सकता कि अथॉरिटीज हमेशा से गलत नहीं है, ना सिर्फ गाड़ी पार करने के विषय में, बल्कि इस विषय में भी ये लोग लोगों को उसी जगह पर गाड़ी पार करने के लिए दंडित करते हैं। और अगर ये गलत नहीं तो फिर मैं कैसे? पर मैं शायद कुछ जल्दी ही खुशियां मनाने लगा था। तो एक काम कीजिए, गाड़ी सही जगह पे पार्क करनी थी आपको। जाइए और वहाँ की अथॉरिटी से बात कीजिए। यहाँ पे बोलने की जरूरत नहीं है, ये उनका अपना जुरिस्डिक्शन है, उनका अपना अधिकार क्षेत्र है। जाइए आप यहाँ से। अरे भाई साहब, ये कोई तरीका किसी लेडी से बात करने का? हो गई? और वैसे भी आप जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं ना, जायज, नाजायज, कानूनी, गैर कानूनी, एक काम कीजिए, कोर्ट में जाके सीधा मजिस्ट्रेट से बात कर लीजिए, या फिर संबंधित अथॉरिटीज के पास उनकी नाजायज हरकत के बारे में पूछिए। आप हम सबकी तरफ से स्वतंत्र हैं। हाँ, और वैसे भी जो चालान है ना आपके हाथ में, इसको नजरअंदाज करने के लिए बस कुछ ही दिनों में आपका समझ पहुंच जाएगा कि आपको कब, किस दिन, किस समय ट्रैफिक कोर्ट में आना है। समझे? अब जाइए, लेडीज से बदतमीजी कर रहे हैं, वो भी मेरे ऊपर। उस समय जो भी अर्धदंड मुझे अंततः भरना पड़ा, मैंने भरा। पर इसका इतना मलाल नहीं था। दुख तो था अपनी बेटी की चेहरे की उदासी देखकर। उसने वहां ऑफिस में तो मुझसे कुछ नहीं कहा, ना ही घर के रास्ते में, पर मैं देख सकता था, मैं समझ रहा था कि वो ये सोच रही है कि इस ऑफिसर ने इतना बेतुका जवाब क्यों दिया, और मैं फिर से ऊपर क्यों गया, मैंने लड़ाई क्यों नहीं करी।
और फिर से फाइन क्यों भरा? बेटा, ये दुनिया जितना तुम समझते हो उससे ज्यादा उलझी हुई है और यहाँ के लोग उतने सीधे हैं नहीं जैसे दिखते हैं। आपके जीवन में अक्सर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाया करती हैं जिससे आपको खुद पर ही शक होने लगता है। अगली बार का वाकया भी कुछ ऐसा ही है। ये तब की बात है जब शहर में एयरपोर्ट बस शुरू ही हुआ था। मैं वहां गया अपने एक रिश्तेदार को लेने। और जी हाँ, साथ में थी मेरी बेटी जो कि काफी उत्सुक थी उस एयरपोर्ट को देखने के लिए। और क्या पता उसे वो बड़ा एयरपोर्ट देखने को मिले या ना मिले। जब हम एयरपोर्ट पार्किंग एरिया में पहुंचे, एरिया जो कि टर्मिनल के सबसे करीब वाला और सबसे महंगा पार्किंग एरिया था, भाई साहब मैं तो यही देख के बहुत चक्का रह गया कि वहां का किराया अब 60 रुपए प्रति घंटे से बढ़ाकर 180 रुपए प्रति घंटा कर दिया गया है। और चिंता की बात तो ये है कि मैं 60 के सिर्फ 2 ही कूपन लाया था। अब क्या करेंगे पापा? और फिर वही हुआ जैसा होना मैं अनदेखा कर रहा था। मेरी सीआईडी बेटी तुरंत सक्रिय हुई। तो पापा, जब तक एयरप्लेन लैंड नहीं करता हम यही गाड़ी में रुककर इंतजार करते हैं। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट के 180 रुपए, 60 रुपए में 20 मिनट। समझे पापा? क्या? ओहो पापा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन।
चुप 20 मिनट्स कितने मिनट समझे पापा शाबाश बेटा। तो पापा टू बी ऑन द सेफ साइड हम दोनों कूपन गाड़ी पे लगा के चलते हैं दैट गिव्स अस 40 मिनट्स 60 के 2 कूपन्स मतलब 40 मिनट्स ओके पापा ओके। तो हमने अपने प्लान के अनुसार वही गाड़ी में रुककर इंतजार किया और दोनों कूपन गाड़ी पे लगाकर टर्मिनल की ओर चल दिए। हमने कर दिखाया, बल्कि हम आधे घंटे में ही बाहर निकल आए, निश्चित उस बड़े से एयरपोर्ट की तारीफ करते हुए। पर रास्ते पर हम आते वक्त क्या देखते हैं? चालान, अपर्याप्त राशि प्रदर्शित। अपर्याप्त राशि मतलब Insufficient balance. पापा 1 hour equal to 180 रुपीज, 40 मिनट्स इक्वल टू 120 रुपीज। हमारा अर्थमेटिक इतना भी खराब तो नहीं है। अरे देखो यार, 180 प्रति घंटे का मतलब है 60 के 3 कूपन छोड़ने हैं। मतलब अरे 60 प्लस 60 120 प्लस 60 180। तभी ना 180 पूरा होगा। समझ में आया क्या? तेरे मगज में आया क्या? पर भाई साहब, अगर हमें अपनी गाड़ी 1 घंटे के लिए पार्क ही ना करनी हो तो सिर्फ आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए पार्क करनी हो, फिर जहाँ पे पार्किंग 60 रुपए प्रति घंटा है वहां पे मैं 30 का टोकन लगाता हूँ आधे घंटे के लिए। और भाई साहब, मैं ना 25,000 रुपए महीने की नौकरी करता हूँ, उसमें सिर्फ 2 हफ्ता काम करके मुझे पूरे पैसे नहीं मिलते। आपको मिलते होंगे। भाई साहब, मैं आपसे जबान लड़ाना नहीं चाहता। आप एक काम कीजिए, हेडक्वार्टर जाइए। हेडक्वार्टर जाइए, हेडक्वार्टर जाइए, हेडक्वार्टर जाइए। हेडक्वार्टर क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी टो हो चुकी है। टो हो चुकी है, टो हो चुकी है। अरे मन्ने भी तो ढालो कोई। हेडक्वार्टर जाइए और लड़िए, पापा जाइए और बताइए इन्हें, इस आदमी का अर्थमेटिक तो सेकंड क्लास से भी गया बीता है। जाइए और बताइए। भाई साहब, लड़ने का मन मेरा भी बहुत था, पर क्योंकि मेरी गाड़ी ही टो हो चुकी थी तो मैंने ऐसे वाहन का सहारा लिया जिसने पूरे देश की नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिर्री, टुक टुक, बैटरी, ऑटो रिक्शा की। अरे लो भैया, चलेगी मंडी हाउस की सवारी चलेगी, 20 रुपए की सवारी चलेगी, दिल्ली से नोएडा घुमाएगी, गुड़गांव से हर जगह दिखाएगी, चलेगी सवारी 20 रुपए की सवारी, चांदनी चौक से सरोजनी तक सूट दिलाएगी, सब कुछ दिलाएगी, चैट खिलाएगी। चलो भैया, चलो भैया। अरे बैठ जाओगे यार, बैठ गए कि नहीं बैठ गए सब लोग? बैठ गए कि नहीं बैठ गए? बैठ गए तो दो। अरे बैठो यार। बैठ गए सब बैठ गए? लो भैया, चलो मंडी हाउस। गाड़ी रोक ले वरना पीछा ठुक जासी, गाड़ी रोक ले वरना
चलो जिया। हमेशा की तरह वहां बहुत ही लंबी कतार थी, पर जब मेरा नंबर आया मैंने जरा खुद को संभाला और शांत होने की कोशिश की। फिर से वही जोड़ घटाओ, 180 में 1 घंटा, 120 में 40 मिनट। ए जी, तोहनी के समझ में ना आवत था, हमनी के ऐसे कैलकुलेट न करी जा। अगर तोहनी के शिकायत है तो आधिकारिक तौर पे आवेदन प्रस्तुत करो। ओकरा बाद भी तू ई केस के आगे ले जाए चाहत था तो सम्मन ट्रैफिक कोर्ट में प्रस्तुत होए तक इंतजार कर सकला। ओकरा बाद की, ओकर बाद तू अपन बात मजिस्ट्रेट के सामने रख सकला। कुछ समझ में आई? चलो चलान भरा, लंच टाइम हो गई। मैंने फिर जुर्माना भरा, समझ रहे हैं ना? जुर्माना। लंच टाइम, विंडो क्लोज। पापा आप आगे क्यों नहीं जाते? एप्लीकेशन क्यों नहीं करते पापा? अब की बार इसके सब्र का बांध टूट गया था और मेरा चेहरा भी पहले से ज्यादा उतरा हुआ था, पर इस बात ने उसकी चिढ़ को जरा भी प्रभावित नहीं किया। शायद अब वो इतनी बड़ी हो गई थी कि मुझसे सही जवाब मांग सके। बेटा, कोई मतलब नहीं है बाबू, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है तो जाइए, मैं शर्त लगाती हूँ मजिस्ट्रेट का अर्थमेटिक इनसे बेहतर होगा। मेरे बच्चे की गंभीरता, आंखों की चमक और उस आवाज ने कहीं ना कहीं मुझे आहत किया था, पर मुझे यह समझ आ गया था कि मैं वही फलसफा उसे दोबारा नहीं सुना सकता कि बेटा, ये दुनिया तुम जितना समझते हो उससे ज्यादा उलझी हुई है और यहाँ के लोग उतने सीधे हैं नहीं जैसे दिखते हैं। फिर उस पार्किंग हेडक्वार्टर के नीचे एक रेस्टोरेंट में मैं अपनी बेटी के साथ पहुंचा। कुछ खाने पीने की सामग्री ली, 2 मसाला डोसा और 2 मैक्रोनी, ठीक है? और उसे वो बताना शुरू किया जो कुछ साल पहले मेरे साथ घटा था जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। कंपनी की एक गाड़ी ली हुए था। सिली गाइस। वहां पहुंचते ही जैसे ही मैंने खाली जगह देखी भाई साहब, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिवसों पर, यानी इवन डेज पर। इवन डेज तो जानते ही होंगे ना, 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्या यानी ऑड डेज, 2, 4, 6, 8, 10 सम संख्या यानी क्या बात है बस करेक्टर।
हाँ फिर मैंने अपनी गाड़ी वहां पार्क की और जिस काम के लिए आया था उसके वास्ते भीतर गया। जब वापस लौटा, जी हाँ, एक चालान। कैसे यार, कैसे? क्या एक समसंख्या दिवस नहीं है? मैंने तुरंत अपनी घड़ी चेक की, कैलेंडर देखा, पास में गुजरते हुए एक आदमी से भी कंफर्म किया, एक्सक्यूज मी आज डेट क्या है? थैंक्स। फिर उस साइन बोर्ड को दोबारा पढ़ा, पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिवसों पर। यानी आप सम संख्या दिवस में गाड़ी पार्क कर सकते हैं। बिल्कुल, यही तो कहा मैंने, पहले उस पार्किंग अटेंडेंट से, फिर वहीं के एक कंपनी ऑफिसर से। शायद पार्किंग अटेंडेंट, इसकी तारीखें काफी उलझी हुई हैं, शायद उसी दिन उसकी घड़ी बंद पड़ गई होगी। मैं पूरी तरह सहज और शांत रहने की कोशिश कर रहा था, अपनी घबराहट को छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों जब भी सफेद लिबास में ट्रैफिक वालों को देखता, पसीने से तरबतर हो जाया करता था। नहीं भाई साहब, वो नहीं उलझे, आप ही उलझे हुए हैं। क्या? ये जगह लॉरियों के लिए है। क्या बोल रहे हो? सिर्फ लॉरियों के लिए ये जगह। अरे पर ऐसा तो कोई दूसरा साइन बोर्ड नहीं था वहां पे। अगर विश्वास ना हो तो खुद जाएं और देख लें, पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिवसों पर, और कुछ नहीं देखा मैंने। अरे ओ भाई साहब, बेहतर है आप वहाँ जाए और देखे, वो काफी बड़ा एरिया, केवल गाड़ियों के लिए ये हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैं गया वापस वहां जांच करने, ना कोई दूसरा साइन बोर्ड नहीं था तो सिर्फ पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिवसों पर। मैं ही सही हूँ यहाँ तो पक्के तौर पर, और वो गलत है। जाऊंगा और बात करूंगा। अब भाई साहब, जैसे ही मैं उस पार्किंग अथॉरिटी के ऑफिस बढ़ने लगा, मैं देखता हूँ क्या, वहीं के एक कोने में एक छोटा सा साइन बोर्ड है। जहां खड़ा था वहां से पढ़ पाना मुश्किल था। पास जाकर देखा तो साफ शब्दों में लिखा था, सिर्फ लॉरियों के लिए। हे भगवान, अब अंदाजा लगा सकते हैं मेरी स्थिति का, मैं कैसा महसूस कर रहा था। बिल्कुल उस गुब्बारे की तरह जिसे बस अभी किसी नुकीली चीज से छीरा गया हो। मेरी सारी खुशी और वो दूरदर्शी रवैया सब निकल गए। फिर मेरे तुरंत दिमाग में कुछ कौंधा, हाँ यही सही है, बिल्कुल यही सही है, ये तो सरासर बेतुका है। फिर मैंने तुरंत उस पार्किंग ऑफिसर के पास रुक किया। देखिए सर, मैं गया था वहाँ जांच करने, और हाँ यार आप सही थे, वहाँ है एक दूसरा साइन बोर्ड जिस पर लिखा है सिर्फ लॉरियों के लिए। हाँ भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया था, तो तुम यहाँ पे शक्ल दिखाने आए हो। जाओ यहाँ से। जाओ और चालान भरो, और अगली बार से ध्यान रखना। अरे पर सर, कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ। तो आराम से बैठ के बताओ। सर आप जानते हो बोर्ड कहाँ पे था? कहाँ? उस पार्किंग लॉट के बिल्कुल अंत में, जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की, वहां से लगभग 50 गज की दूरी पर। अब सर सुनिए, जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क की वहां पे बोर्ड था, पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिवसों पर। फिर एक और साइन बोर्ड है, कहाँ? पार्किंग लॉट से 50 गज की दूरी पर। देखिए सर, जब भी मैं अपनी गाड़ी कहीं पे पार्क करता हूँ और वहाँ कोई साइन बोर्ड देखता हूँ, मैं बेशक उस साइन बोर्ड का पालन करूँगा, पर अगर वहाँ कोई ऐसा साइन बोर्ड है ही नहीं, ये कहते हुए कि आगे एक और साइन बोर्ड है, अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे एक और साइन बोर्ड है? इस बहस के दौरान एक पल भी मैंने अपनी पलक नहीं झपकाई, क्योंकि मैं उस ऑफिसर को बताना चाहता था कि मैं इस मामले को लेकर कितना गंभीर हूँ। हम ये चाहते हैं हम इनके साइन बोर्ड अलग से लगवाएं। अरे भैया, कंप्लेंट देनी होगी लिखित में, आवेदन, समझ रहे हो ना? आप शर्त लगाएंगे मैंने क्या किया? जी हाँ, मैंने लिखा, क्योंकि मैं पूरी तरह श्योर था कि मैं सही हूं, और मैं इतना विश्लेषण कर चुका था कि निश्चित तौर पर मुझे वो आवेदन लिखना ही था। निश्चित तौर पर, समझ रहे हैं ना? अरे मेरा मतलब है, जब आप पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई से किसी पर विश्वास करते हैं, और जब आप वाकई में महसूस करते हैं कि मैं सही हूं, फिर भी आपको गलत साबित किया जाता है। आप आगे जाना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि कैसे मैं इन सबसे स्वच्छ रूप से बाहर निकलूं। मैंने काफी समय से कोई आवेदन नहीं लिखा था, पर मजबूरन इस बार मैंने लिखा।
मैंने पूरे 1 हफ्ते उस आवेदन पर काम किया, अपने कचरे के डब्बे को कागज के गोलों से भर दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 3 बार लिखा। उस आवेदन को कुछ विशेष और आकर्षक बनाने के लिए मैंने स्टेशनरी तक का सामान EMI पर लिया और एक पूरी शाम कर दी उसके नाम। उसे सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए मैंने उस आवेदन में उन्हें बिल्कुल वही समझाया जो असल में मेरे साथ हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें समझाने के लिए मैंने एक सांकेतिक चित्र भी बनाया, मतलब सिंबॉलिक डायग्राम, इंडिकेटर, मानचित्र, रिप्रेजेंटेशनल मैप, गूगल मैप। क्या डायग्राम बनाए? बिल्कुल बेकार, फिर से बनाओ, गधे कहेंगे। वो आवेदन कुल 2 पेज का था। मैंने उन्हें बिल्कुल वही समझाया जो असल में हुआ था। मैंने ये भी स्वीकार किया कि उस पार्किंग लॉट के अंत में मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी थी, और ये भी कि उस पार्किंग लॉट में बहुत दूर एक छोटा सा बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था सिर्फ लॉरियों के लिए। पर गलती पूरी तरह मेरी नहीं थी। मैं पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई और विनम्रता से मैंने उस आवेदन में लिखा कि वो साइन बोर्ड काफी हद तक वहां पर गलतफहमी पैदा करने वाला था। उस पत्र का अंत करते हुए मैंने लिखा कि सिर्फ लॉरियों के लिए ऐसा वाला निर्देश तार्किक तौर पर उसी बोर्ड पर होना चाहिए था जिस पर लिखा था पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिवसों पर। इस तरह मैंने उस आवेदन को पूरा किया। सब कुछ साफ साफ था, गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने उन्हें सलाह दी कि या तो उन्हें उस बोर्ड को बदलना चाहिए या फिर उसकी जगह कोई ऐसा चिन्ह बनाना चाहिए जिससे निर्देश मिलता रहे कि ये जगह सिर्फ लॉरियों के लिए है, गाड़ियों के लिए नहीं। मैंने हर तरह हर बात को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ निभाया। मैं चाहता था कि वो समझें और ये भी कि भविष्य में मेरी ही तरह कोई इस पछड़े में ना उलझे। आपको उनका जवाब का इंतजार करने के लिए बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत धीरज के साथ उनका इंतजार करना पड़ता है। और एक बार जब आपके पास सामान पहुंच जाए तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 1 महीने में दंड भरना पड़ता है। और आप उन्हें यह नहीं कह सकते कि आप उनका जवाब देना नहीं चाहते। लाइन अप। बहरहाल मैंने काफी इंतजार किया। Your application has been rejected. एक और रिजेक्शन। आप आवेदन भरने हेतु बाध्य हैं। 1 सप्ताह के अंदर जुर्माना अदा कर दे, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मैं वो आवेदन के आंसर के बाद काफी निराश हुआ। निराश से ज्यादा गुस्से से पागल हो रहा था। मेरा मतलब, अरे मैं कोई कानून, कोई नियम नहीं तोड़ना चाहता था। मैं पूरी ईमानदारी से वहां गया और पूरी सावधानी से मैंने अपनी गाड़ी वहां पार्क की। निष्पक्ष रूप से देखें तो मुझसे क्या, आप किसी से भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कहीं पे जाके अपनी गाड़ी पार्क करे, एक साइन बोर्ड देखे, फिर दूसरा साइन बोर्ड ढूंढने निकल जाए और ये देखे कि उस पर कोई निर्देश लिखा है या नहीं लिखा। अबे ये कैसा पागलों वाला मजाक है भाई। मैं गुस्से से पागल हो रहा था और वो आवेदन क्या चालान भरने से मैंने साफ इनकार कर दिया। बाढ़ में जाओ तुम और बाढ़ में जाए तुम्हारा जुर्माना। ये केस अब मजिस्ट्रेट तक जाएगा और इस लड़ाई को मैं अंत तक लड़ूंगा। ओ भाई, जाओ जाओ जाओ, लड़ूंगा ना। चलो भाई लोग। केस में मैं इतना खो चुका था कि लग रहा था हाँ जीत मेरी ही हो। इतना सच्चा होने का एहसास इससे पहले मुझे कभी नहीं हुआ। लग रहा था फैसला मेरे ही हक में होगा। करीब 3 महीने बाद मुझे कोर्ट का समन पहुंचा और तारीख उसकी भी 6 महीने आगे की थी। जैसे ही मैं कोर्ट में पहुंचा वहां बहुत लंबी लाइन लगी थी।
वहाँ खड़े व्यक्ति को मैंने समन दिखाया। एक्सक्यूज मी। चल पीछे जावे। जब मैं वहां पहुंचा तब करीब 9 बज रहे होंगे। लाइन बहुत तेजी से बढ़ रही थी। ये पहली बार था जब मैं किसी कोर्ट में आया। आपको बता दूं, ये वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आपने टीवी और फिल्मों में देखा हो। जैसे ही मैं कोर्ट में पहुंचा, वहां का मंजर कुछ अलग ही था। क्या वो गाड़ी तुम्हारी थी? हाँ जी। क्या तुमने वहाँ पार्क करी थी? हाँ जी। दोषी निर्दोष। अगली तारीख। 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 तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। पर शायद क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो शब्द रचे गए हैं ये आम आदमी को उलझाने और बेवकूफ बनाने के लिए रचे गए हैं। अब बहरहाल कोर्ट की तारीख आई, पर 1 साल बाद, और कुदरती तौर पर मैं तब तक केस से संबंधित सभी चीजें भूल चुका था। तो मैंने तय किया कि मैं कोर्ट जाने से पहले उस पार्किंग लॉट की तरफ जाऊंगा। और हाँ, मेरे को वो जगह मिल गई जहां मैंने 2 साल पहले अपनी गाड़ी पार्क करी थी। ये देख के तो मैं खुशी से झूम उठा कि वहां पे उस बोर्ड को पीले रंग से पेंट कर दिया गया है। पार्किंग सिर्फ लॉरियों के लिए और साथ में पार्किंग सिर्फ सम संख्या पर। मैंने राहत की सांस भरी और खुद से कहा, इस बार जीत पक्की है दोस्त। उन लोगों ने उस बोर्ड को ठीक वैसे ही पेंट किया था जैसे मैंने आवेदन में लिखा था। इसका मतलब उन्होंने अपनी गलती मान ली, और इससे अच्छा सबूत क्या हो सकता था खुद को सही साबित करने का। लेकिन अगर वो तब सही थे या अब, और अगर वो अब सही हैं तो मैं कैसे गलत था? खैर, जो भी हो, इस बार का विजेता मैं ही था। खूब आत्मविश्वास से भरा हुआ, और मैं जानता था घर से बाहर आऊंगा। हम स्क्रिप्ट की कसम खाकर कहते हैं कि जो भी कहेंगे वही कहेंगे जो कहने को कहा गया है। शपथ लेने के बाद विपक्षी वकील अपना वही इकलौता गवाह मेरे सामने ले आया। हाँ, ये वही पार्किंग अटेंडेंट था। इसकी शक्ल को तो मैं बहुत अच्छे से जानता था। उसके बाद पुलिस ने मुझसे कुछ सवाल किए, वही टाइम और जगह कंफर्म की। तुम्हें अगर इनसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं और गवाह से सवाल कर सकूं, इसके लिए तो मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर एकदम से वो सारी फिल्मों के वकील और आपकी अदालत को एपिसोड मेरे जहन में आ। हाँ, अब मैं तैयार हूं। नमस्कार भाई साहब, पहचाना मुझे? नमस्कार भाई साहब, पहचाना। हाँ, आपसे कुछ सवाल पूछने थे, पूछ लूं? हाँ जी पूछिए। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि उस दिन मैंने अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी की थी, और जहां खड़ी की थी वहां कोई दूसरा साइन बोर्ड था, और था तो वहां से कितनी दूर था? धीरे, एक बार में एक ही सवाल। हाँ जी। मेरे कुछ मित्रों के हिसाब से उसके में मैंने केस जीत चुका था, पर उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर मैं 2 मिनट और अपना मुंह बंद रखता तो वो मुझे बाइज्जत रवाना कर देते। पर देखिए, फिर आ गया ना इस केस में ये पर मुझसे यहाँ गलती हुई। उसकी खस्ता याददाश्त का फायदा उठाने की जगह मैंने अपना मनूस मुंह फाड़ दिया। देखिए मिस्टर मैंने अपनी गाड़ी 7 नंबर पर पार्क की थी, बिल्कुल उस साइन बोर्ड के पास जहां लिखा था पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिनों पर। हाँ, ऐसा ही हुआ था भाई साहब, यही हुआ था।
उस अटेंडेंट ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और वो मजिस्ट्रेट जो ना जाने आधे घंटे से अपनी टेबल में क्या कर रहा था, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैंने शैतान को बुलाने का मंत्र पढ़ दिया हो। बस मैंने दोनों की तरफ एक मुस्कान बढ़ा दी। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं शायद ईमानदार हूँ, पर जैसे ही कटघरा खाली किया, आप जा सकते हैं। मैंने बताना शुरू किया कि असल में वहां क्या क्या हुआ। मैंने वो गलती स्वीकार करी जिसके लिए मुझे दोषी ठहराया गया। जनाब, मैंने अपनी गाड़ी इसलिए गलत पार्क की थी क्योंकि वो साइन बोर्ड उलझाने वाले थे। आप ही मुझे बताइए, जब आप अपनी गाड़ी कहीं पे पार्क करते हैं तो आप उसके बिल्कुल करीब दिए गए निर्देश का पालन करते हैं। मेरे केस में भी यही हुआ। मैंने जहां अपनी गाड़ी पार्क की थी उसके बगल में लिखा था पार्किंग सिर्फ सम संख्या दिवसों पर, जिसका सीधा सीधा मतलब ये बनता है कि मैं सिर्फ सम दिनों पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ। अब आप मुझसे ये उम्मीद करेंगे कि मैं 60 गज दूर जाकर देखूं कि कहीं और निर्देश तो नहीं दिया गया। ये तो गलत है ना। और वैसे भी अब तो उस साइन बोर्ड को बिल्कुल उसी तरीके से पेंट कर दिया गया है जैसा मैंने अपने आवेदन में लिखा था। इससे ये साफ तौर पर साबित होता है कि मैंने जब वो आवेदन लिखा और मैंने वो गाड़ी पार्क की तब वहाँ साइन बोर्ड गलत थे। जनाब, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी सारी बातों को समझते बूझते हुए मुझे न्याय दें। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अगली बार थोड़ी और सावधानी बरतूंगा। ये सब कहने के बाद मेरे मन में अपार शांति का अनुभव हुआ। हालांकि मैं जॉली एलएलबी जितना शातिर तो नहीं, पर मुझे महसूस हुआ कि जो मैं कहना चाहता था मैंने कह दिया, वो भी पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। भाई साहब, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कितना अच्छा महसूस होता है जब आप एकदम सच कहते हैं, 100% खरा सच। पर फिर भी इस सारे बखान के बाद आप लोग खुद ही सुन लीजिए उस मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया। ये स्वीकार किया जाता है कि जो निर्देश वहाँ दर्शाए गए थे वो काफ़ी हद तक गलत और उलझाने वाले थे। इस कृत्य की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की बनती है। जिस विभाग ने अपनी गलती को सुधारते हुए अब सही काम कर लिया, इसके लिए वो प्रशंसा के योग्य हैं। ये अदालत दोषी की ईमानदारी और निष्ठा की प्रशंसा करती है, बल्कि ये उम्मीद करती है कि उस विभाग के अधिकारियों को भी यही महसूस हो रहा होगा जिनके निरर्थक अथक प्रयास से आज वो साइन बोर्ड सुधारा जा सका है। बहरहाल इस तथ्य को बदला या सुधारा नहीं जा सकता कि कथित दिनांक एवं समय पर आरोपी ने अपनी गाड़ी एक गैर कानूनी स्थान पर पार्क की थी, जिसके लिए आरोपी को दोषी मानते हुए हम मात्र 3000 रुपये जुर्माना या 5 दिन की कैद की सजा सुनाते हैं। The court is adjourned. मुझे क्या करना चाहिए था, या मुझे क्या कहना चाहिए था? क्या मुझे झूठ बोल देना चाहिए था, या उस बूंदू अटेंडेंट की याददाश्त का फायदा उठाना चाहिए था? देवियों सज्जनों, ये दुनिया जितना तुम समझते हो उससे ज्यादा उलझी हुई है, और यहाँ के लोग उतने सीधे हैं नहीं जैसे दिखते हैं। मेरी बेटी चुप रही। शायद अब वो समझ गई थी कि ये मेरी समस्याएं थी या हैं, या अब उसे समझ आ गया था कि मैं आगे जाकर क्यों लड़ाई नहीं करता, क्यों संघर्ष नहीं करता, या क्यों नहीं फंसता इस बेवकूफाना पार्किंग की नौटंकी में। हम चुपचाप घर चले गए और उसने इन चीज़ों के बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। मेरे लिए ये खुशी की बात थी, क्योंकि बार बार हमेशा अपने बच्चों को ये समझाना कि वो उस इज्जतदार किरदार की तरह क्यों नहीं हो सकते जिन्हें वे अपनी स्कूल की किताबों में देखा करते हैं। बहुत मुश्किल होता है। उसने उस कहानी के बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा। वो धीरे धीरे काफ़ी शांत हो चली थी और धीरे धीरे उसके प्रश्न आना भी बंद हो गए थे। हाल ही में उसे अपना पहला ड्राइविंग लाइसेंस मिला और अब एक घर में 2 लोगों के बीच एक गाड़ी है। हाँ, खैर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं गाड़ी कुछ कम ही ड्राइव करना पसंद करता हूँ। पर उसे अपनी जिंदगी का पहला ही चालान तीसरे दर्शाए दिन मिल गया। जानते हैं क्यों?
विक्की प्लीज। इंश्योरेंस का है, पॉल्यूशन का है, दिल्ली में। अरे चलान निकाल, चलान अरे पहले इन्हें तो हटाओ। इन्हें कौन हटा सका है? सत्यानाश, क्या करे, जुर्माना भरे। जाओ बेटा जाओ, लड़ाई करो, यहाँ तो पक्का एक केस बनता है। कोई मतलब नहीं है पापा, आप जानते तो हो, कोई मतलब नहीं है। अगरबत्ती पे नहीं रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी, अगरबत्ती पे नहीं रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी। किस्मत से बच गए तो हरी पत्ती लग जाएगी, अगरबत्ती पे नहीं रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी, अगरबत्ती पे नहीं रुके तो अगरबत्ती लग जाएगी। किस्मत से बच गए तो हरी पत्ती लग जाएगी, अगरबत्ती पे नहीं रुके तो अगरबत्ती 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 लग जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज इस शाम को पधारे। मैं चाहूंगा कि हमारे कलाकार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। प्लीज एक बार सबके नाम होने के बाद प्लीज उसके बाद ताली बजाइएगा प्लीज। दैनिक तनेजा,
चौधरी, ललित असुलाइन, अंकित बेदी, नमस्ते कनिष्का चौधरी, रोहन कुमार, स्नेहा जैन, रचना कंधारी, इक्सा नरूला, नमस्कार हेमा मदान, वंदना, नैन्सी आकाश, अनिता देवलिया, प्रथम रोहन मातो, सलोनी खन्ना, अक्षर श्रीवास्तव, अभिनव यादव, अतुल लवनिया, आकाश भारद्वाज, सिद्धांत सूद, म्यूजिक पर परकशन पे हमारे साथ है वीरेंद्र जानी जी। लाइट डिजाइन और ऑपरेट की है साग्निक चक्रवर्ती जी ने। ये कहानी सिंगापुरियन राइटर कुओपाओ कुन की है, जिसे अडॉप्ट किया है हमारे मित्र, हमारे सखा डॉक्टर अभिनव जूनवाल जी ने। और इस नाटक के डायरेक्टर कृपेश जानी। बाकी मैं बहुत हम लोग बहुत आभारी हैं, आप लोग आए शाम को और आपने इस नाटक को देखा। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सभी पार्किंग की कहीं ना कहीं परेशानी से उलझे होंगे, ट्रैफिक से उलझे होंगे। तो वही बस हमारी एक कहानी थी जो हमने आप सभी के सामने पेश की। बहुत बहुत धन्यवाद।